हमारा हम स्किल पर और युवाओं को जोड़ करके सर आज बात करेंगे। सर का परिचय ये है कि सर पूरे देश में जितने भी नई तरह की प्रतिभाएं हैं और स्किल को लेकर के और रोजगार के लेकर के वो काम कर रही हैं। सर सबके संपर्क में होकर के सबसे मिल करके बड़ा काम कर रहे हैं। GITM नाम से एक बड़ी कंपनी सर ने बनाई है जिसमें तमाम तरह के नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाता है। दूसरी सर की पहचान ये है कि सर ने तमाम धारावाहिकों का निर्देशन किया, उसको लिखा और अभी कई फिल्में भी सर बनाने के लिए अपनी उनकी योजना में फिल्में भी कई हैं। आज हम सर से स्किल और युवा रोजगार पर बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब जब होगा तो सवाल जवाब भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सवाल जवाब भी पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं सर के स्वागत के लिए मैं अपने कॉलेज की प्राचार्या रमा मैम को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने वक्तव्य से हम लोगों को संबोधित करें, फिर हम कार्यक्रम को शुरुआत करें। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र। हंसराज कॉलेज और कैंपस कॉर्नर दोनों ने मिलकर आज वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह से हमारे युवा विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, इसको देखते हुए आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे साथ प्रोफेसर योगेश कुमार हैं। जैसे डॉक्टर महेंद्र प्रजापति बता रहे थे कि डॉक्टर योगेश कुमार GITM के डायरेक्टर हैं, जो कि स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड हैं और समाज सेवी हैं। योगेश जी, आपका पहले तो इस कार्यक्रम में विशेष स्वागत है। और मैं आपसे बताऊं कि डॉक्टर महेंद्र प्रजापति तो आपके बहुत ही मुरीद हैं। हमारी जब भी मतलब प्रतिदिन जब भी डॉक्टर महेंद्र प्रजापति से बात होती है तो मेरे ख्याल से हर बातचीत में आपकी चर्चा होती ही होती है। तो मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से ये हमारे युवा प्राध्यापक बहुत आगे बढ़ेंगे, जितना आपका आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि आप अलग अलग फील्ड में आप बहुत सा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हंसराज कॉलेज और कैंपस कॉर्नर आपका विशेष अभिनंदन करता है। हंसराज कॉलेज को आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मिलेंगी तो अवश्य ही जो हमारा कोरोना काल चल रहा है, जिसमें सब सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासतौर पे युवा लोग अपने भविष्य को लेकर, हमारे युवा विद्यार्थी, युवा प्राध्यापक, जबकि मुझे लगता है कि अगर किसी के पास स्किल है, स्किल में अगर कोई निपुण है, किसी भी तरह की स्किल हो सकती है, तो उसके लिए कभी किसी तरह के रोजगार की कमी नहीं हो सकती। तो आज आप इसी विषय पे स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, इसी विषय को लेकर आज आपके इनके साथ बातचीत होगी। हम आपके विचार सुनेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभांशु, डॉक्टर अंकिता, महेंद्र प्रजापति, पूरी टीम को मैं उनको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आपके साथ जो हमारी नॉन टीचिंग टीम अमित चौहान जुड़े हुए हैं और सभी प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज हम एक विशेष विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर योगेश कुमार का वक्तव्य सुनने के बाद आपके जो उनके साथ उनका संवाद होगा, अवश्य ही आपकी कई जिज्ञासाएं शांत होंगी, आपको अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर योगेश कुमार, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हैं, सर का वक्तव्य सुनने के बाद अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप इसी चैट बॉक्स में आप लोग डाल देंगे, हम सवाल पूछ लेंगे। अब मैं बिना किसी भूमिका के प्रभांशु भाई को भी बहुत धन्यवाद। सारा कुछ सर प्रभांशु जी हमारे साथ ही हिंदी विभाग में पढ़ाते हैं और इसका सारा टेक्निकल देखते हैं। और मैम के आशीर्वाद से सर हम लोग आप देख रहे हैं लगातार हम लोग सर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो सर आपका स्वागत है और आपके वक्तव्य के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। सर योगेश जी। थैंक यू वेरी मच प्रजापति जी, थैंक यू वेरी मच मैडम रमा जी, और बाकी जो जितने लोग जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज कॉलेज का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार ये लोग वेबिनार आप लोग करवा रहे हैं और इस कठिन परिस्थिति में भी लोगों से जुड़ के रखना, उनके साथ नॉलेज शेयर करना और एक दूसरे की बात को सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पिछले जब से ये कोविड-19 आया है तब से मेरा पूरा फोकस ही इसके ऊपर
2 महीने से तो काफ़ी हद तक कोविड-19 पे हमने अपनी पूरी एनर्जी लगा रखी है। स्किल आपकी बात करेंगे स्किल की, तो मैं इसके बता दूं कि कोविड-19 में जब शुरू में आया तो सबसे पहले हमने हमारी संस्था में हमारे जितने भी सेंटर थे, हमने उसमें मास्क बनवाना शुरू किया, सैनिटाइजर बनवाना शुरू किया और इवन पीपीई किट तक भी हम लोग बना रहे हैं। तो जैसी समाज में जरूरत हो उसके हिसाब से अपने स्किल को ढाल लेना ही एक युवा का एक चैलेंज एक्सेप्ट करना होता है कि वैक्यूम कहाँ पे है। सबसे पहले हमको देखना है कि समाज में कहाँ पे वैक्यूम है जाके एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है। तो उस एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए हमको उस तरह से आगे बढ़ना है। हमने तुरंत जैसे ही ये कोविड-19 आया मास्क बनाना शुरू किया, सैनिटाइजर बनाना शुरू किया और उसका अप्रूवल भी लिया ड्रग्स कंट्रोलर से कि क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल इन्वॉल्व है तो इसमें ड्रग कंट्रोलर के बिना लाइसेंस के ये सैनिटाइजर नहीं बनाया जा सकता। उसका हमने बाकायदा अप्रूवल भी ले लिया। उसके बाद में हम जो इसको साइंटिफिकली एनालाइज करना शुरू किया कि आखिर ये जो है कोविड-19 कैसे आ रहा है। इसके लिए हमने अभी टेस्टिंग 2 लैब भी लगभग हमारी तैयार हो चुकी हैं, एक दिलशाद गार्डन में और मयूर विहार में, जो कि NABL और ICMR से हमने अप्रूव करवा लिया है कि कोविड-19 जो ये वायरस है ये कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। इसकी छोटी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि देयर आर मैनी मेथड्स बाय विच कोविड-19 कैन बी टेस्टेड। जो सबसे रिलायबल मेथड है वो RT-PCR का मेथड है कि RT-PCR से जो टेस्ट होता है उसको कैसे वो एक कंफर्म टेस्ट है कि हाँ कोविड है। इसके लिए हमने IIT दिल्ली के साथ में जॉइंट वेंचर में एक टेस्टिंग किट बनाना शुरू किया है जो कि साइबर ग्रीन और सिंगल सेल, इसमें 5 जीन्स होते हैं कोविड-19 में, S जीन, N जीन, E जीन, DAP और OPD। ये 5 जीन्स में कोई भी जीन अगर कंफर्म हो जाता है तो मान लिया 2 कि ये इसमें कोविड-19 है, तो दिल्ली IIT ने जो जीन बनाया है वो S जीन को आइडेंटिफाई करने से ये कंफर्म हो जाता है। और ये इसके जितने भी प्राइमर हैं, जितने भी रीजेंट्स हैं, वो सब इंडिया में बन रहे हैं। अभी तक जो उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 ने जो चैलेंज दिया इंडिया को, उसमें उससे पहले ना तो यहाँ पीपी की किट बनते थे ना ही टेस्टिंग किट बनते थे। जो टेस्टिंग किट था वो टेकमैक अमेरिकन कंपनी का कॉपीराइट है जिससे कि RT-PCR टेस्ट ICMR का अप्रूवल होता था। मगर अब हमने और हमारे DI टीम ने इसको रिजल्ट्स को इंडिया में बनाना शुरू किया है और हम लोग जो है RT-PCR साइबर ग्रीन S जीन को टारगेट करते हुए ये टेस्ट करना शुरू कर दिया है और ICMR ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। और एक और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्था है जो CSIR की संस्था है, माल रोड पर है संस्था, डॉक्टर अतुल अग्रवाल उसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी इस दिशा में काफी बड़ा काम किया है। उन्होंने इसमें रैपिड टेस्टिंग क्रिस्पर बेस और Cas13, क्रिस्पर और Cas13 इट इज इसका नाम जो है सत्यजीत रे की फिल्म जो है एक उससे उन्होंने लिया फेलुदा, जो डिटेक्टिव है एक फेलुदा से इसका नाम भी फेलुदा रखा। अभी टाटा को ये टेक्नोलॉजी दी गई है तो वो लोग इसको रैपिड टेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा भी वेट लिस्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन लैब है जिसके साथ मिलकर हम लोग ये रैपिड टेस्टिंग बनाएंगे। उसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है नैनोपोर जिसको बोलते हैं। नैनोपोर टेक्नोलॉजी में ये है कि आप कोई भी जो है इसमें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक ही टेस्ट के द्वारा, चाहे वो जो है डेंगू का सीक्वेंस है या जो है टाइफाइड का है या इसका कोविड का है। ऑल टेस्ट कैन बी डन विद अ सिंगल सीक्वेंस और वो नैनोपोर में होने जा रहा है। वो भी पुणे के 2 साइंटिस्ट हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है एंड वी हैव आल्सो फाइनेंस्ड देम दिस टेक्नोलॉजी। तो ये भी बहुत जल्दी इंडिया में आ जाएगा। तो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस समय पूरी जो साइंटिफिक मैन पावर है वो कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, क्योंकि यही नहीं कि कोविड-19 इसके बाद भी जैसे अगर आप सीक्वेंस देखें
तो कोविड-2 के बाद कोविड-3 भी आने की संभावना है 1-2 साल के बाद में। तो अभी द एंटायर एनर्जी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी, असल में हुआ ये कि 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया, तो एटम बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एटॉमिक रिसर्च बहुत ज़्यादा पिकअप कर गई, और अभी तक जो था पिछले साल तक एटॉमिक रिसर्च, सेमीकंडक्टर साइंस रिसर्च को प्रायोरिटी मिला करती थी। वायरस के ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, साइंटिफिक कम्युनिटी ने ध्यान नहीं दिया। इवन किसी को अगर बुखार भी हो जाता था तो डॉक्टर बोलते थे इसको तो वायरल फीवर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई दवाई नहीं दी जाएगी, हो जाएगा जल्दी ठीक। मगर ये नहीं मालूम था कि यही वायरस जो है कितना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। तो जो नेचर के 3 चीजें हैं, एक है एटम, एक है सेल, बायोलॉजिकल सेल, और एक है वायरस। इस तीनों चीजों से ही पूरी दुनिया बनती और बिगड़ती है। बट अब जिस तरह से वायरस के अंदर काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हम लोग वायरस को ह्यूमन फ्रेंडली बना लेंगे। और एक बहुत ज़्यादा जो एक फ्रेंडली वायरस, वाई लेस इंडियंस आर डाइंग एंड वाई लॉट्स ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड-19, इसका एक मेजर रीजन ये है कि we in India has got lot of friendly virus available in human body, and that friendly virus is not allowing COVID-19 to grow more in human body. A human body can have 100 trillion of virus. जितने आसमान में तारे हैं उतने ही नंबर ऑफ वायरस एक इंसान की बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। वायरस इज अ डेड पार्टिकल, इट इज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मगर ये सेल में आकर के मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और एक सेल जो है लगभग 3 वायरस को ग्रो करवाता है। वी हैव 34 ट्रिलियन ऑफ cells in a human body, and these 34 trillion of cells can host 100 trillion of virus. क्योंकि मेरे दिमाग में इस समय पूरे 2 महीने से 24 आवर्स हम लोग कोविड-19 वायरस पे काम कर रहे हैं, तो आई थॉट आई मस्ट शेयर द वर्क दैट वी आर डूइंग। इस समय हमने प्लाज्मा थेरेपी भी काफ़ी काम कर लिया है, और हमने पाउडर प्लाज्मा थेरेपी बहुत जल्दी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि पाउडर फॉर्म में भी ये प्लाज्मा को किया जा सकता है, और दूसरा इनहेल प्लाज्मा थेरेपी भी करने वाले हैं हम लोग। तो वी आर वर्किंग ऑन दीज ऑल लाइन्स। नाउ लेट अस कमिंग टू द स्किल्स। सबसे पहले जो स्किल मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दिखाई देता है, जैसे हंसराज कॉलेज ही है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कि काफ़ी सारे लैब इक्विपमेंट जो है वो खराब मिलते हैं आपको। तो सबसे पहला स्किल अगर हम अपने बच्चों को यही सिखा दें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, तो आई थिंक दैट वी कैन डू अ ग्रेट सर्विस टू द कॉलेज, टू द यूनिवर्सिटी, एंड आल्सो सेव लॉट ऑफ मनी। हम लोग जनरली जो इक्विपमेंट रिडेंटेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको रिपेयर ना करके छोड़ के नया इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं। मगर अगर हमारे बच्चों को ही ये स्किल हो कि वो अपने इक्विपमेंट खुद रिपेयर कर सके, इसके ऊपर एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कहेंगे तो हम लोग आपके साथ मिलकर कर सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट, एंड इट विल सेव लॉट ऑफ मनी आल्सो। और उसके अलावा अब जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल सब्जेक्ट लेने वाला, बिकॉज माय सब्जेक्ट इज फिजिक्स ने जो है अभी तक डोमिनेट किया था साइंस में पूरी दुनिया को, बट नाउ इट हैज गॉन इन द बैकग्राउंड। इस कोविड-19 के बाद माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इट इज गोइंग टू डोमिनेट। वायरस के ऊपर 90% आगे आने वाले समय पे वायरस पे ही काम होने वाला है, और इंडिया में इसकी अभी बहुत कम काम हो रहा है। पुणे में जो वायरोलॉजी की एक लैब है वहाँ काम हो रहा है, मगर अभी पूरे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में कोई खास लैब है नहीं है। जैसे कि चाइना में जो वुहान में लैब है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब इन द वर्ल्ड, और इवन अमेरिकन और फ्रांस के लोगों ने भी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते आए हैं, और वुहान में हैज़ टेकन ए लीड इन वायरस रिसर्च। अब उसके ऊपर चार्ज लगते हैं कि ये उन्होंने एक आर्टिफिशियली जनरेटेड वायरस है, मगर इतना खूबसूरत वायरस
जो कि इतनी खूबसूरती से इंसान के सेल के साथ में इंटरेक्शन कर सके, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा इंसान ऐसे वायरस को बना सकता है। ये डेफिनेटली इट इज ए नेचर इवोल्यूशन। नेचर अपने आप को इवॉल्व करता रहता है और उस इवोल्यूशन का ही एक प्रोसेस है कि ये कोविड-19 जो वायरस है ये आया है। और इसमें है बहुत सिंपल सी चीज़ कि एक आरएनए है, उसके चारों तरफ प्रोटीन है, प्रोटीन से लिपिड इसको जो है सर्किल दे करके इसको प्रोटेक्शन देता है। और ये इतना वीक प्रोटेक्शन है कि इवन कोई भी केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये एक बॉन्डिंग नेचुरल बॉन्डिंग भी नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जैसे है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसकी बॉन्डिंग भी बहुत वीक है। जैसे हम लोग पानी से जब हाथ धोते हैं और सैनिटाइज उसमें साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है पानी के और मॉलिक्यूल फ्रीली चलने लगते हैं। तो ये जाकर के उस सेल को इजीली ब्रेक उसके लिपिड को इजीली ब्रेक कर देता है और वो वायरस खत्म हो जाता है। तो अभी इसका जो साइज है इस वायरस का वो 180 नैनोमीटर के लगभग है। तो ये समझ लीजिए एक गुब्बारा है जो 180 नैनोमीटर साइज का है। अगर इसमें एक हल्की सी भी हम पिन चुबा दें तो जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है उस तरह से वायरस खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि 5 से 10 नैनोमीटर साइज का कोई भी नैनो पार्टिकल चाहिए जो कि इसको ब्रेक कर सके। और वाटर मॉलिक्यूल का साइज जो होता है वो 10 नैनोमीटर के लगभग होता है। तो ये इसलिए इसको इजीली ब्रेक कर देता है और ये जब हाथ में है तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये ह्यूमन सेल में जाने के बाद अब इंसान की इम्यूनिटी को बिल्कुल खबर नहीं होने देता कि वो एंटर कर चुका है। जबकि और कोई भी बैक्टीरिया जब आता है तो इंसान की इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया आ गया है तो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होकर के उसको खत्म करने लग जाता है। मगर शुरू में ये ह्यूमन जो डिफेंस सिस्टम है उसको पता नहीं लगने देता कि कोरोना हैज एंटर इन ह्यूमन बॉडी, तो वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। मगर जब ये लंग्स पे जा करके वहां पे इंजरी करता है तो इमीडिएटली द एंटायर वायरस बिकम द एंटायर डिफेंस मैकेनिज्म बिकम वेरी एक्टिव। तो वो जो है वायरस जा करके वहां पे एकदम से डिफेंस मैकेनिज्म अटैक करता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म उस समय डिफेंस ना हो करके एक ऑफेंस हो जाता है। वो लंग्स को इमीडिएटली इतनी जोर से अटैक करता है कि इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो वी ऑल हैव टू नाउ वर्क फॉर दिस वायरस। और इसके लिए हमको हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं उनको बहुत काम करने की जरूरत है। एक स्किल, दिस इज ऑल्सो ए स्किल कि आपको क्या क्या जो है स्किल को अपनाना है कि क्या वो ट्रीटमेंट है, क्या वो टेक्निक है, क्या वो सैनिटाइजेशन टेक्निक है, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी क्या है। क्योंकि आज के डेट में नो वन वांट टू गो टू रेस्टोरेंट, नो वन वांट टू गो टू एनी अदर प्लेस। तो कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी मैकेनिज्म, कॉन्टेक्टलेस जो सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। और दूसरा जो है लर्निंग सिस्टम में भी बहुत बदलाव होने जा रहे हैं कि द एंटायर सिलेबस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू 3-डायमेंशनल वीडियो फॉर्म। कि जब तक बच्चे को, स्टूडेंट्स को हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बनाए कि जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग अगर एक स्किल में वही बच्चे कुछ लोग इसी में बनाने में लग जाए कि द एंटायर सिलेबस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू 3-डायमेंशनल पिक्चर, 3-डायमेंशनल वीडियो। ये अपने आप में बहुत बड़ी जॉब मार्केट होने जाने वाली है। क्योंकि अब जैसे IIT के और IIM ने कुछ ये कर दिया कि आने वाले 1 साल 2 साल सिर्फ डिजिटल टीचिंग ही होगी। तो डिजिटल टीचिंग होगी तो उसका जो है हमारे पास ई लर्निंग सिस्टम नहीं है अभी। तो अगर कुछ बच्चे जब इसी काम में लग जाएं कि ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ई लर्निंग सिस्टम को ही हम लोग बना लें और हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक वाइज बनाना शुरू करें तो दिस कैन बी सोल्ड लाइक एनीथिंग। तो दिस इज आल्सो इज अ वेरी गुड इनकम जनरेशन मेथड। हमारी अपनी कंपनी, हम लोग हर 32 जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो हम लोग स्किल ट्रेनिंग देते थे, हमारे पास इस समय बड़ा चैलेंज है इसको, इस पूरे सिलेबस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एंड वी हैव हायर्ड मैनी पीपल जिनको हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं और टॉपिक वाइज हम लोग उसको
कन्वर्ट करवा रहे हैं वीडियो फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और ऐसे ही यहाँ ही नहीं बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि नर्सरी के बच्चों से लेकर के अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल सभी को अपना सिलेबस अब ई लर्निंग सिस्टम में कन्वर्ट करने का समय आ गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब मार्केट होने जा रही है। उसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे अब जो मेडिसिन डिलीवरी मैकेनिज्म होगा वो वैसा मैकेनिज्म नहीं रहेगा जो पहले चलता था कि आपने देखा और जो है एंटीबायोटिक दे दिया या कुछ दवाई दे दी। नाउ द टेस्ट हैज टू बी डन, जेनेटिक टेस्ट हैज टू बी डन। किस आदमी का, किस लड़की का, किस औरत का जेनेटिक जीन्स का क्या है, उस जीन्स के टेस्ट के बाद में ही बेस्ड ऑन दैट द मेडिसिन्स विल बी गिवन। तो ये अपने आप में जेनेटिक जो जीन्स की वैल्यू को निकालना, उसको टेस्ट करना, और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इवन एट दिस एज आई हैव लर्न now how to test these all things. I think all young generation is very much intelligent. They can convert and adapt themselves to find out how to measure the genes and उसकी जेनेटिक वैल्यू क्या है, डीएनए क्या है, उसके बेस के ऊपर दवाई कैसे दी जाएगी। ये आगे आने वाले समय पे नॉर्मल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू हैपन। सभी कुछ डीएनए बेस्ड टेस्टिंग के ऊपर, आधार के ऊपर ही होगा, और आगे जो कुछ भी होने जा रहा है, और हेल्थ इज गोइंग टू बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। हेल्थ सेक्टर जो है इसके अंदर बहुत सारे जॉब रोल हैं जो कि इवन एनिमल्स को लेकर के, इवन जो फूड प्रोसेसिंग है। अभी क्या है कि जो हम लोग एग्रीकल्चर से ले रहे हैं जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनकी वैल्यू को, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, इनकी प्रोटेक्शन वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर भी बहुत सारे काम चल रहा है। जैसे मान लीजिए सिंपल एक लहसुन है, वी गेट लहसुन, वाइट लहसुन मिलती है, मगर देयर इज अ प्रोसेस बाय दिस वाइट लहसुन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक लहसुन, और उसकी जो ऑक्सीडेशन वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का लेवल हाई चाहिए कोविड-19 में, तो ब्लैक लहसुन ऑक्सीजन का लेवल हाई रखने में बहुत सहायता कर रहा है। तो उसका एक 10 दिन का प्रोसेस है बाय विच दिस कैन बी कन्वर्टेड। तो फूड प्रोसेसिंग में भी देयर आर मोर देन 100 प्रोसेस बाय विच स्टूडेंट्स इफ दे कैन लर्न दिस मोर देन 100 प्रोसेस। आंवला हो गया, आम हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, जो इंडिया के बेसिक प्रोडक्ट हैं, वी ऑल मस्ट नाउ कंबाइन एंड टुगेदर विद फार्मर्स टू कन्वर्ट देयर एसेट इनटू ए वैल्यू एडिटेड एसेट। तो कैसे इस सारी एसेट को वैल्यू एडिशन किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत से स्किल प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और वी कैन कन्वर्ट द एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर एज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटिंग सेक्टर। इंडिया में अगर चाहे वी आर इकोनॉमिकली कितना मर्जी डाउन हो जाए, क्योंकि वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, तो हम लोगों को इससे, इस इकोनॉमिक स्लो डाउन से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट फूड टू जो जितने लोग हैं उनको पूरा करने के लिए कम से कम 1 साल का अनाज ऑलरेडी इंडिया के गोदामों में रखा हुआ है। तो अब हमें समय आ गया है कि इन जो नई फसल आने वाली, इसको कैसे हम लोग प्रोटेक्शन दें और कैसे वैल्यू एडिशन दें, इसके ऊपर भी स्किल ला सकते हैं। फिर आईटी के अंदर जो है, आईटी इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज नाउ द कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी मैकेनिज्म, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोबोटिक्स हो गया, और बहुत सी चीज़ें हो गई जिसमें कि बहुत हाई एंड प्रोग्राम्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आगे बहुत ग्रो करने वाली हैं। तो आईटी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के वी कैन ग्रो अ लॉट। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वी हैव टू ग्रो अ लॉट। उसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी में हमको बहुत सा ग्रो करना है। उसके अलावा जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो लैब का है, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे हमारे होम अप्लायंसेस हैं, इन सब का रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, ये करना भी हमको इस पीरियड में सीख लेना चाहिए, बिकॉज एट द मोमेंट देयर इज नॉट मच बाइंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स,
तो वी मस्ट लर्न हाउ टू डू दिस थिंग। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि सरकार ओपन कर रही है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर होने जाने वाले हैं। और तो वी मस्ट फोकस ऑन द न्यू सेक्टर विच आर कमिंग आफ्टर कोविड-19 पीरियड। एंड ये स्किल जो पुराने स्किल थे वो अब आगे सर्वाइव नहीं करने वाले हैं। वी ऑल मस्ट सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट आर द न्यू स्किल दैट विल सर्वाइव इन द न्यू वर्ल्ड। इवन कपड़े जो हैं, इंटेलिजेंट कपड़े हमको अब पहनने की जरूरत है। कपड़े भी ये नॉर्मल कपड़े नहीं रहेंगे जो हम लोग पहनते हैं। इवन तमिलनाडु की एक कंपनी है, उसने ऐसा मास्क बनाया जिसमें कि वायरस ऑटो किल हो सकता है। तो ऐसे हम लोगों को भी ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसे कॉन्टैक्ट हमको धीरे धीरे डेवलप करने पड़ेंगे, टेक्सटाइल को लेकर, उसके डिज़ाइन को लेकर के, जिससे कि हमको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिले, उसके अंदर जो वायरस है वो ग्रो ना करे। बट बिकॉज वी हैव टू नाउ लिव विद दिस वायरस, देयर इज नो अल्टरनेटिव, दिस वायरस हैज कम। और हम लोग अगर इसको कहते हैं कि जब कोई दुश्मन भारी हो तो उसको दोस्ती कैसे की जाए, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, हमको व्हाट आर द मेथड बाय विच वी कैन गो इन अ फ्रेंडली वे with this virus, what are the skill by in which we can go in a friendly way with this virus, तो वो हमको सीख लें। और उसके लिए यंग जनरेशन को, आई एम वेरी यंग जनरेशन को इतनी अपॉर्चुनिटी इस देश में नहीं मिलती है कि वो डायरेक्टली फ्रंट लाइन सब्जेक्ट्स पे काम कर सकें। वो हमेशा हम लोग जो है अपनी यंग जनरेशन से सेकंड लाइन के ऊपर काम करवाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री अभी इतना आगे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जिस दिन हमारी यंग जनरेशन फ्रंट लाइन पे काम करना शुरू कर देगी, उस दिन मैं सोचता हूँ कि दिस कंट्री जो है विल बीट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट कंट्री। अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ केयर में इवन जापानीज को भी केयर वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो होम क्वारंटाइन में 2 लाख लोग may reach and in another 1 month or 2 months, so we are going to look after them। उसके लिए भी हमको लार्ज लोगों में डिजिटल फॉर्म में कैसे डिजिटली हम लोग इन लोगों की सहायता कर सकते हैं, इसके ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं। और आप सब लोगों की इसको हमको ज़रूरत है। तो ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग सोसाइटी की इस समय हेल्प कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आवरसेल्फ। अपने मॉरल को हमको हाई बना के रखना है, बिकॉज दिस वायरस इज अल्टीमेटली इन इंडिया में इससे डेथ रेट इज 0.23% के लगभग है। तो इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो ज़्यादा डायबिटिक हैं और जो लंग्स को जिनके ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो उन लोगों को थोड़ा खतरा ज़्यादा है। बट अदरवाइज वी इन इंडिया हैव लॉट ऑफ फ्रेंडली वायरस। और इसमें बैक्टीरियोफेज को हमको ज़्यादा बढ़ावा देना है। कैसे हम बैक्टीरियोफेज से लेकर के काम करके आगे बढ़ सकते हैं, ये हमको सोचना है। अभी I have come especially actually today to Lucknow to meet the principal secretary who is in charge of UP Chief Minister favorite scheme of one product one city। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि एक सिटी में एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। तो I have a meeting with the principal secretary at 5 o'clock in this regard। I am in Lucknow। अभी दोपहर की फ्लाइट से मैं लखनऊ में आया था। So I have a meeting at 5 o'clock, one product, one city, and we are finalizing the one product in all the 80 districts of UP, and then we will work out with you also. We can also suggest some method, what are the product that can be developed. So especially food processing. Especially food processing, UP is giving lot of emphasis, and ये मेरे साथ में जो यहाँ पे डिम्पल मैडम हैं जो स्फूर्ति प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। शी इज डिम्पल, आप बोलिए थोड़ा। Hello everybody. I don't know what I have to speak, but I can only say that ODOP is one district, one product, which has been identified. That how 75 districts who have identified one product, which is there in which they have a GI also, geographical indication.
So there's a process by which you can get loans, you can get avail a lot of grants and loan, so that you can build up a CFC center. But Sphurti is a very different project. In Sphurti, it is a regeneration of the textiles. It's a regeneration of textile scheme. So that is a very different concept from ODOP. So what I think the Chief Minister of UP has laid emphasis that it is about the most important part which people are going to benefit is the food processing units. Not because the food processing units are there in India, because with that food processing, you are forming, whether it's a banana fiber from Kushinagar, whether it is haldi, whether it is amla from Pratapnagar, there are a lot of things which are, this one district they produces. So the food processing would help them to identify the products so that they can have, so the artisans can benefit from them. So there are a lot of things which are artisans happen. So we have to get along with them artisans. So that means that a CFC center will come, and the CFC center will happen, and through that CFC centers, it will be based in the rural area, and the GMDIC has to work in tandem with these people, where they are going to, motivate and sensitize artisans into forming, a process where both can benefit. And also there is an understanding that all these farmer producing organizations, wherever they are, they in future there can be an alignment with the World Bank, where the food processing units are going to get a lot of loans. They can avail a lot of loans on that process. So ODOP is a different project, and Sphurti is a different project. Sphurti is about the grant which the government will give, provided you have a land, you have a society, and there's 3 years of registration process. So your society is registered for the past 3 years. And also when you have the land also, that has to be transferred in the name of the artisans and the people who are implementing that project. So there's going to be an IA, and there's going to be a technical agents and the implementation agents, because here the objective is to benefit the artisan. That is, we are providing them better wages, or we are providing them better profit margins for the products. And also there is an innovation in the project, there's a value addition in the project. So that is why we are, these schemes are being introduced in the UP sector, and I think ODUP is doing very fantastically well. So that's the hair. तो ये डिम्पल जी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ स्फूर्ति प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के साथ मिलकर के, और they have a big plan of UP Chief Minister has a big plan of implementing it in a very large scale, one product, one district. So we are going to work on this project, and we can involve some anybody also, the students and other people, those who are interested. So thank you very much. I have to say this much. If anyone has question, we can discuss. महेंद्र, प्रश्न देखोगे? प्रश्न कुछ किसी तरह के प्रश्न हो तो? उनका वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, हम लोग तो नेटवर्क बिल्कुल सही है। They are आवाज तो आ ही रही है। देखो वीडियो तो नहीं आ रहा ना, तो सभी इनको आवाज खोलो। नेम अच्छी आएगी। क्या है Q&A पार्टिसिपेंट तो 149। योगेश सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। महेंद्र जी बोलिए। महेंद्र, आवाज आ रही है? जी जी। सर मेरा सवाल, सर एक सवाल ये है जी। महेंद्र जी, कुछ अगर किसी का सवाल हो तो वी कैन टेक अप दैट। जी 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 सर, सवाल ये है सर, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ सर, कि सर ये बहुत सारे हमसे सर स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे जो पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो पढ़ाई करते हुए किस तरीके के स्किल डेवलपमेंट को सीख सकते हैं, अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? मतलब पढ़ाई करते हुए। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। आवाज कैन बी इंक्रीज।
मैं सर अब आ रही सर आवाज मेरी? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर आपके यहाँ साउंड थोड़ा कम होगा क्या सर। आवाज कम नहीं आ रही? आपका तो सब सुनाई दे रहा है सर। ये देखिए सर, आपके हम लोग 100 पे हैं सर, हम लोग 100 पे हैं, उनके वहां से आवाज कम है और हम लोग आपकी का आवाज सब। आ रही सर मुझको। जी जी, तो बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि सर जो बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं हमसे सर, जी जी। तो विद्यार्थी से पढ़ते हुए किस तरह की स्किल को अपने अंदर मतलब डेवलप कर सकते हैं? विद्यार्थी किस तरह के स्किल को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर पढ़ते हुए? वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो किस तरह के स्किल को सीख आप सकते हैं? विद्यार्थियों को जो बेसिकली जो आईटी के जो स्किल हैं, और उसके अलावा अगर किसी को कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो हमारे जैसे अलग अलग हमारे कोर्सेज हैं, उनके साथ वो जुड़ सकते हैं। और वी कैन सेट अप वन सेंटर इन हंसराज कॉलेज आल्सो, और उस वहाँ पे जाकर के ताकि बच्चे 2-3 घंटे वो स्किल को वहाँ से ले सकें, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल मैडम से बात करके। थैंक यू योगेश जी, बहुत अच्छा सुझाव है ये। हंसराज कॉलेज इज रेडी विद यू। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो हंसराज कॉलेज से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि आपके जो पुराने प्रिंसिपल थे ओबराय साहब, हाँ जी, वो उन्होंने मेरे को काफ़ी शुरू में सपोर्ट किया था, और आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू द हंसराज कॉलेज। और मेरा सर थैंक यू। जी जी नाउ आई कैन आल्सो रेडी सर। जी जी, नहीं थैंक यू वेरी मच। और हम लोग आपके यहाँ पे एक सेंटर इमेज बना दें कि इमीडिएटली हम लोग काम कर सकते हैं, और कोई भी जो फोकस होगा हम लोग उसको आपसे डिस्कस करके कि व्हाट आर द प्रायोरिटी एरियाज एंड जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, वो हम 2-3 ट्रेड तो इमीडिएटली शुरू किया जा सकता है। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। सर आप ये पलटन बाजार के माध्यम से, मैं सर देख रहा हूँ कि पलटन बाजार आपका एक जो एक जेटीएम का जो सर एक आपका पलटन बाजार नाम से क्या करते हैं सर, ये गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके प्रोडक्ट को आप मेन सेंटर मार्केट में ला करके बेचने में उनकी मदद करते हैं सर आप। तो ये अनुभव और सर ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में सर आया? बहुत बड़ा काम है। महेंद्र जी हेलो, जी हाँ महेंद्र, आवाज आ रही है? जी 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 मैम। योगेश जी क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स पे, मैं चाहूंगी पहले वो क्वेश्चन हम ले लें। महेंद्र, क्वेश्चन है, योगेश जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 मैडम जी। क्वेश्चन है, हाउ दिस स्किल डेवलपमेंट इज गोइंग टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, द टाइम फ्रेम दैट वी अज्यूम टू गेट द रिजल्ट्स। जी जी, योगेश जी ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा दोबारा बोलिएगा। हाउ दिस स्किल डेवलपमेंट is going to reduce the unemployment, the time frame that we assume to get the results. देखिए, स्किल डेवलपमेंट में हम लोग अभी क्या हो गया कि हम पहले अभी तक फोकस था वेज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मगर अब हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे शिफ्ट किया जाए, जिसपे उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपया अभी आत्मनिर्भर भारत के लिए भी दिया है। तो हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बहुत इमीडिएटली जोड़ने की जरूरत है, और उसके लिए बहुत से लोन अवेलेबल हैं। Those who want to start their own business, we can definitely work with them. And I also want to especially focus with the skill development program with self-employment. तो जो आपके बच्चे, आपके कॉलेज के, हम लोग ऐसे अगर शुरू में एक कंपटीशन कराएंगे आइडिया जनरेशन के ऊपर, और उसमें से इवन 20 लोग भी एंटरप्रेन्योर, वी आर रेडी टू फाइनेंस देम, एंड हम उनकी जितना भी सीड और रिस्क कैपिटल है, हमारा JITM इज रेडी टू गिव दैट, एंड उनको हम लोग वी विल टेक देम टू द सक्सेस। तो योगेश जी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप रिड्यूस होगी ही होगी। जब कोर्सेज अच्छे से करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस होनी है। जी मैडम, हम लोग इसको वी कैन पर्सनली सम टाइम हैव अ मीटिंग विद यू एंड मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी मैडम। मैं सर एक सवाल कर रहा था योगेश जी, कि आप JITM का जो आपका पलटन बाजार है, उसके माध्यम से जो ग्रामीण जो किसान है, उनके प्रोडक्ट आप मेन मार्केट में लाते हैं, उनको सीधे उससे लाभ मिलता है। तो सर ये आइडिया और इस अनुभव के बारे में सर आप कुछ बताएं सर। आप अनेक किसानों से हम लोग लगातार इंटरेक्शन करते रहते हैं, और उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं
उनको हम लोग या तो डिफरेंट इवन जो ई मार्केटिंग है उनसे भी हमने कई टाई अप करवाया है। और उसके अलावा अब हम लोग इसके ऊपर, जैसे झारखंड है, झारखंड में अब हमने काफ़ी सारे ऐसे सेंटर अडॉप्ट किए हैं जहाँ पे खुद ही इनके इंक्यूबेशन सेंटर बना दिए हैं, जहाँ पे कि इनकी मार्केटिंग खुद बनाते हैं, लगाते हैं। मार्केट छोटी बनाई है और दूसरी बड़ी बड़ी मार्केट से और रिसोर्सेज से टाई अप करके रखते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इनकम को सपोर्ट मिलता है। इवन बाई बैक भी अरेंजमेंट हमने कई कंपनी से करवाया है कि जो किसान ये उगाएगा और वो कंपनी उसको 100% बाई बैक कर लेगी। इसके भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट हमने करवाए हैं। और जी 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 एक प्रश्न आया हुआ है सर कि ग्रामीण प्रभांशु जी, ये नितेश कुमार पांडे का भी प्रश्न आया हुआ है। जी जी प्रभांशु, नितेश कुमार पांडे का प्रश्न देख रहे हो आप? एक प्रश्न आया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए कितनी वो संभावनाएं एक हैं? सवाल नितेश ने किया है कि नितेश एक नितेश व्यक्ति, का भी एक प्रश्न आया हुआ है, नितेश का। जी 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 मैं पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसे अपने निवेश का सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जब वह किसी कौशल विकास कार्यक्रम का चयन करने जा रहा है? तय कैसे करे कि वह इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हो या नहीं? समझ में नहीं आया, दोबारा बोलना। सर लिखा है कि एक व्यक्ति ये कैसे सुनिश्चित करे कि वह उसको अपने निवेश पर सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और जब वह किसी सर ये इनबॉक्स में है सर, अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन आपको भी दिखेगा सर। योगेश सर, वो इनबॉक्स में सवाल है, आपको दिखेगा इनबॉक्स में। जोगेश जी, इनका क्वेश्चन ये है कि जब कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अपना कुछ भी इन्वेस्ट करता है, कुछ भी लगाता है वो, तो उसको कैसे मतलब वो कैसे सुनिश्चित करेगा, वो कैसे कंफर्म उसको होगा कि देखिए मैडम, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी सबसे पहली जो क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर की है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। अगर वो इतना रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो, टीम डेवलपमेंट बिहेवियर होना चाहिए, अपनी टीम डेवलप होनी चाहिए, और जो है कैसे जो है मार्केटिंग की जाए, कैसे टीम बनाए जाए। और ये बात तो सही है कि जो एक एंटरप्रेन्योर बनता है पहली दफा तो वो फेल होगा ही होगा, तो उसको अपने 3 फेलियर की तैयारी करके ही अपना प्लान करना चाहिए कि वो 3 फेलियर के बाद स्ट्रांग हो जाता है। तो पहला फेलियर के बाद उसको, जैसे मान लीजिए उसके पास 100 रुपए हैं, उसने अपने 100 रुपए से काम शुरू किया, तो पहला जो फेल होगा उसको तब तक उसको अपने 25 रुपए ही खर्च करने चाहिए, और दूसरे फेलियर तक वो जो है 50 रुपए खर्च करे, और तीसरे फेलियर तक 75 रुपए, और जो बाकी के 25 रुपए हैं वो अपने आप को लास्ट जो जोल्ट है उसको बचाने के लिए उसको रखने चाहिए। अगर फेलियर इसलिए हो जाता है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, उनके पास सोचते हैं पैसा आ गया सबसे पहले गाड़ी ले ले, घोड़ा ले ले, अपने लग्जरी में लग जाए। वो नहीं करना है। लग्जरी में एक एंटरप्रेन्योर को नहीं पड़ना है, उसको अपना पैसा सबसे लास्ट तक के लिए बचा के रखना है। शुरू में बहुत कम निकालना है। जैसे कहते हैं ना, कुएं से जब पानी निकालते हैं तो हाथों में जो है जख्म हो जाते हैं, इतनी रस्सी खींचनी पड़ती है। और ऐसे मगर बाल्टी से जो फेंकते हैं तो एकदम से यूं फेंक देते हैं, तो ऐसे नहीं फेंकना है। जितना दम पानी निकालने के लिए लगाते हैं उतना ही जख्म हमारे हाथों में पानी को फेंकने के लिए भी आना चाहिए। देन ओनली वी विल बी एबल टू सर्वाइव दिस फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। और सबसे बात तो यह जरूरी है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अपना 1/4 पैसा सबसे लास्ट तक के लिए सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि 90% लोग फर्स्ट थर्ड जर्क में फेल हो जाते हैं और वो अपना क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो वी मस्ट मेक आवरसेल्फ श्योर दैट वी सेव द मनी फॉर द क्राइसिस। तो इसमें फिर ज्यादा मुश्किल बात नहीं होती है। तो अगर आपके पास क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पैसा है इवन जैसे, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम।
फेल होना तो एक अपने आप में सीख है ही है, क्योंकि आपको रास्ता मालूम नहीं है, बिल्कुल आप अनजान रास्ते पे जा रहे हैं और बिल्कुल अनदेखे रास्ते पे जा रहे हैं। उस अनजान अनदेखे रास्ते पे क्या सामने आएगा कुछ मालूम नहीं है, मगर आपके पास अगर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए पैसा रखा हुआ है तो वो आपके काम आएगा। और दूसरी जो बात है कि वो एक 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100% रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए। आपको ऐसी टीम चुननी चाहिए जो कि आपके साथ हमेशा खड़ी रहे। ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो आई डोंट थिंक दैट एनीवन कैन फेल। यही एक फेलियर को कंट्रोल कर सकते हैं और सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। नहीं, महाविद्यालय कहाँ दिखाओ। हेलो प्रवांशु भाई, आवाज आ रही है? सर आपको शायद आवाज में कुछ दिक्कत हो रही, आपको शायद आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है। प्रवांशु भाई, मेरी आवाज जा रही है महेंद्र सर? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसको कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। ठीक है। और अगर सवाल कुछ ज्यादा होंगे, अभी सर को भी शायद आवाज में कुछ दिक्कत आ रही, तो हम सर के साथ एक कार्यक्रम और रख लेंगे सर बाद में, है ना? जरूर जरूर जरूर। तो अभी एक क्वेश्चन सर बार बार आ रहा था ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए, जो गांव के स्टूडेंट है, रूरल एरियाज के, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? मेरे ख्याल से नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं। गांव के छात्रों के लिए क्या सुविधाएं हैं सर इसके लिए? हाँ, गांव के लिए तो अब जो फोकस है इस समय गांव पे ही है सारा, और कैसे हम लोग गांव को लेकर के गांव के अंदर ही मार्केट तैयार करना, एक विलेज टूरिज्म शुरू करना, एक देयर इज अ लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट फॉर विलेज। गांव के अंदर आज की डेट में फ्री शुद्ध एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हम लोग फूड प्रोसेसिंग को लेकर के बहुत सारे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है वहाँ पर। अब मार्केटिंग का सिस्टम, अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है कि सारी जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कम एजेंसीज को ख़त्म कर दिया है। जैसे दिल्ली में आज़ादपुर है, कोई भी किसान था उसको वहाँ पे अपना माल ला करके अनाज मंडी में ही बेचना होता था। सरकार ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन है कि अब किसान कहीं पे भी अपने उसको बेच सकता है, किसी भी सिस्टम से बेच सकता है। इसके लिए गांव में पढ़े लिखे युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि कैसे उनके जैसे मान लीजिए अगर दिल्ली में उसका इस समय प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये किलो है, वो ऑनलाइन उसको पता चल जाएगा कौन से शहर में इस समय महंगा प्राइस है, तो वो वहीं पे वो सामान अपना बेचने के लिए लाइन अप कर सकता है। तो ये ऑनलाइन सिस्टम और मार्केट को फ्री करना, एग्रीकल्चर कमेटी से मुक्त करवाना, ये मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन है और गांव के किसानों को, गांव के बच्चों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। थैंक यू सर। प्रवांशु भाई, मुझे लगता है कि सर के पास आवाज की थोड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सर के साथ एक कार्यक्रम और बना लेंगे सर के साथ कभी बाद में, जरूर। और अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको, प्रवांशु भाई, आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर ने इतना अच्छा वक्तव्य दिया और हम इतना अच्छा कार्यक्रम कर पाए। मैं चाहता हूँ कि एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आप आए और सर का धन्यवाद के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज स्किल डेवलपमेंट, स्किल क्या होती है, कौशल क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके माध्यम से रोजगार कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो आज योगेश सर का ये संक्षिप्त और सारगर्भित व्याख्यान रहा। कम समय में सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें सर ने बताई। मैं सर को धन्यवाद करता हूँ, प्रोफेसर योगेश कुमार जी का, जो JICA प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और अपने फर्ज के माध्यम से लगातार
युवाओं को कैसे युवा उद्यमी बने, उद्यमशीलता उनमें कैसे आए, उनको प्रेरित करते रहते हैं। मैं हंसराज महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम का विशेष आभार करता हूँ। बिना उनके यह संभव नहीं है था कि हम प्रतिदिन लगभग जब से यह आपदा आई है हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान के माध्यम से एक संवाद की प्रक्रिया जारी रखी जाए। तो मैम आपका विशेष आभार कि आपने पूरे देश के युवाओं को इतने अच्छे विद्वानों को सुनने का मौका दिया। ये मौका सहज संभव नहीं था। लगभग प्रतिदिन जितने इच्छुक प्रतिभागी हैं, और मैं यहाँ यह दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ना डिस्कशन ही है। ज्ञान मेरे पुराने जो सीईओ थे ना सिनेमा हो, दोनों सीईओ थे। साइंस हो, मैम हर क्षेत्र के वक्ताओं को फिर सेक्रेटरी भी रहे सेंटर। तो मैम आपका भी विशेष आभार। महेंद्र प्रजापति सर, आपका विशेष आभार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इतना अच्छा मंच उपलब्ध करवाने के लिए। अंकिता जी का आभार, कैंपस कॉर्नर की जो संपादिका हैं, हमारा सेंटर है, रैंडम हाउस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका भी आभार अंकिता जी, कैंपस कॉर्नर को लगातार जोड़े रखने के लिए और हमारी इन खबरों को भी एक अच्छा स्वरूप देने के लिए। अमित चौहान जी का आभार, लगातार तकनीकी चीजों में हमारा सपोर्ट जारी रखने के लिए, और सभी प्रतिभागियों का आभार। हमारे साथ फेसबुक पे सैकड़ों लोग जुड़े, जितने लोग जूम से जुड़े। अगली चर्चा का मेल आज शाम तक आपको कर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर भी जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रमाण पत्र का लिंक भेज दिया गया है, सावधानी पूर्वक भर लें, प्लीज उसके लिए फोन कॉल ना करें, क्योंकि अगर आप फीडबैक लिंक भरेंगे तो आपको इसमें हम आपकी बात में मदद नहीं कर पाएंगे। और फीडबैक लिंक 20 से 25 मिनट ही ओपन रहेगा। अगर आप तब तक सक्षम नहीं है तो आपको नहीं मिल सकेगा सर। थैंक यू सो मच आप सभी का। मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस धन्यवाद प्रभांशु, धन्यवाद योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, अंकिता, सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैडम आपके पास पर्सनली आऊंगा और एक सेंटर हंसराज कॉलेज में बनाना है। ये हमारा एक आज का इसका एक कंक्लूजन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। ठीक है मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये हंसराज कॉलेज के साथ